नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण उनसे संबंधित अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, अम्ल क्या है? अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में कैसा आयन उत्पन्न करते हैं? वे जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कैसा H+ आयन उत्पन्न करते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं? अम्ल ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अम्ल क्या है? अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कैसा आयन? H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें जिससे पहले फर्स्ट वीडियो उसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, अम्ल व क्षार में क्या अंतर है या अम्ल एवं क्षार की क्या विशेषताएं हैं। तब हम लोगों ने अम्ल में पढ़ा था, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि जो क्षार क्या होता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होता है और अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, क्षारक क्या है? क्षारक का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन क्या है? क्षारक क्या है? क्षारक का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? तो क्या आंसर दे सकते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- कैसा OH- आयन उत्पन्न करते हैं। कैसा आयन? OH- आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक क्या होते हैं? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, क्षारक क्या है? क्षारक का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है? वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल के विज्ञान विषय के दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, उनसे संबंधित अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल क्या है? अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अम्ल क्या है? अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कैसा आयन? जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल क्या है? अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? वो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और जो अगर क्षार का पूछा जाए आपसे, तो क्षार का क्या होगा? जस्ट इसी का अपोजिट होगा।
जब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था अम्ल क्या है, अम्ल का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। उसमें क्या पूछा गया है? क्षारक क्या है, क्षारक का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्षारक क्या है, क्षारक का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है। तो क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- उत्पन्न करते हैं। कैसा आयन? OH- उत्पन्न करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। कैसा आयन? OH- उत्पन्न करते हैं तो क्षारक कहलाते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक क्या करते हैं? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल क्या करते हैं? वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वो क्या करते हैं? वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्षारक क्या है, क्षारक का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है। तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करते। कैसा आयन? OH- उत्पन्न करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और क्षारक का लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है? जो क्षारक होते हैं वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल क्या करते हैं? वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वो क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्ल को आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपको H+ दिखेगा, क्या होगा? H+ दिखेगा और आपको, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो अम्ल है। क्या है? वे अम्ल है। अगर आपको OH- क्या दिखेगा? OH- दिखेगा तो वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? वो क्षार कहलाएंगे। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अगर H+ है तो वे अम्ल होंगे, अगर वे OH- है तो वे क्षार होंगे। इस प्रकार आप अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताइए। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताइए। तो जो नीचे आपको फॉर्मूले दिए गए NH4OH, HCl, NaOH, H2CO3, इसमें से आपको पहचानना होगा और बताना भी होगा कि इसमें से कितने अम्ल हैं और कितने प्रबल अम्ल हैं और कितने प्रबल क्षार हैं। तो इसमें जो HCl है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या है? ये प्रबल क्षार है। तो क्या है? ये प्रबल क्षार है, सॉरी, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। और NaOH क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? प्रबल क्षार है। तो ये क्या है? ये प्रबल क्षार है। तो HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? प्रबल क्षार है। तो आप, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो आप इस प्रकार पहचान सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताइए, तो आप इस तरह से छांट करके बता सकते हैं इसमें से कितने प्रबल अम्ल है और कितने प्रबल क्षार है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या पूछा गया है? धातुओं से अम्ल किस प्रकार क्रिया करते हैं। क्या पूछा गया है? जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से किस प्रकार क्रिया करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके, किससे क्रिया करके? धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। क्या मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। जैसे Zn, यहाँ पे क्या है? ये धातु है। Zn क्या है? जिंक, जिसे हम बोलते हैं जिंक। यहाँ पे क्या है? धातु है। जब इसकी क्रिया HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl यहाँ पे कैसा क्षार है? एक प्रबल अम्ल है, सॉरी, HCl यहाँ पे क्या है? एक प्रबल अम्ल है। HCl यहाँ पे क्या है? एक प्रबल अम्ल है। तो क्या होता है? जब धातु की क्रिया Zn की क्रिया HCl यहाँ पे क्या है? प्रबल अम्ल है। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है। हमें उत्पाद के रूप में ZnCl2 जिंक क्लोराइड
प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, धातुओं से अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो जो धातुएं होती हैं अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। क्या मुक्त करती हैं, जब धातुओं की क्रिया अम्लों से होती है तो वे हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा, जब जेड एन यहाँ पे क्या है, एक धातु है, जिंक की क्रिया जब 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। जब Zn की क्रिया HCl से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है। और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था धातुओं से अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर हम दे सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या पूछा गया, सूचक क्या है। क्या पूछा गया, सूचक क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों का अम्लीय अथवा क्षारीय है। कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जो कैसे पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं। क्या देते हैं, प्रकृति के संबंध में। किसके संबंध में, प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो सूचक क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की अम्लीय अथवा क्षारीय, कैसी अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। क्या है, लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन आदि। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूचक क्या है, तो सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो, कैसे पदार्थ, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की अम्लीय अथवा क्षारीय, कैसी अम्लीय अथवा क्षारीय, किसके संबंध में, प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज, लिटमस, फिनोप्थिलीन आदि। क्या एग्जाम्पल है इसके, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन आदि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूचक क्या है, तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं कि सूचक क्या होते हैं। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सूचक क्या है, तो आप इसके एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, तो सूचक क्या होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या पूछा गया है, प्रति अम्ल क्या है। क्या पूछा गया, प्रति अम्ल क्या है। तो प्रति अम्ल क्या होते हैं, तो इसका आंसर होगा अम्लीयता यानी एसिडिटी, अम्लीयता यानी एसिडिटी से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि के रूप में, किससे, अम्लीयता से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि के रूप में दिया जाने वाला पदार्थ प्रति अम्ल या एसिडिट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रति अम्ल या एसिडिट कहलाता है। तो प्रति अम्ल क्या होता है, अम्लीयता से पीड़ित, किससे पीड़ित, अम्लीयता से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि के रूप में, किसके रूप में, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में दिया जाने वाला पदार्थ प्रति अम्ल या एंटी एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रति अम्ल या एंटी एसिड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से प्रति अम्ल बनता है। तो प्रति अम्ल किससे बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रति अम्ल क्या है, तो प्रति अम्ल क्या होते हैं, अम्लीयता से पीड़ित, किससे पीड़ित, अम्लीयता से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि के रूप में दिया जाने वाला पदार्थ प्रति अम्ल या एंटीसाइड कहलाता है। तो एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से प्रति अम्ल बनता है। तो ये जो प्रति अम्ल एंटीसाइड होता है ये किससे बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से प्रति अम्ल बनता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रति अम्ल क्या है और ये किससे बनता है, तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं, या आपसे केवल एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है जो प्रति अम्ल होता है ये किससे बनता है। तो प्रति अम्ल किससे बनता है, जो प्रति अम्ल होता है तो किससे बनता है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किससे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या होता है, इससे प्रति अम्ल बनता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। उसमें क्या पूछा गया है, उदासीनीकरण या उदासीनकरण, इसे हम क्या बोल सकते हैं, उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। किसकी क्रिया करने से लवण तथा जल बनता है, जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, यानी आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया ही उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया ही उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। कौन कौन क्रिया करता है, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण कहलाती है या उदासीनीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यहाँ पे क्या है, एक प्रबल क्षार है। जैसे अभी हम लोग ने भी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। और जो HCl है, HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। जब एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। तब हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं नमक, क्या बोलते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। और क्या प्राप्त होता है, जल, H2O, जल भी प्राप्त होता है। तो उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं। कौन, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रबल क्षार है। क्या है, एक प्रबल क्षार है। जब इसकी क्रिया HCl, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक प्रबल क्षार है। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, एक प्रबल अम्ल है। की क्रिया जब होती है तो जब ये दोनों आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में NaCl, लवण यानी नमक प्राप्त होता है, और H2O, जल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया ही उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो आप इस प्रकार इसका आंसर भी दे सकते हैं, साथ में इस एग्जाम्पल को भी बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उन्हें क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, या जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं। तो क्यों कहलाते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, धात्विक ऑक्साइड क्षारों के समान, जो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारों के समान। धात्विक ऑक्साइड क्षारों के समान अम्लों से क्रिया करके क्या होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारों के समान किससे क्रिया करके,
अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। क्या देते हैं? लवण तथा जल देते हैं। अतः क्षारों के समान व्यवहार करने के कारण इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। किस लिए कहा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं? किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं किसके समान? क्षारों के समान अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। अतः क्षारों के समान व्यवहार करने के कारण इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। किस लिए इन्हें, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं इन्हें क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्षारों के समान अम्लों से क्रिया करके लवण और जल देते हैं। क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं। अतः क्षारों के समान व्यवहार करने के कारण इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं, या जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उन्हें क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वे क्षारों के समान अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। अतः उन्हीं के समान यानी क्षारों के समान व्यवहार करने के कारण इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा गया अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं? अब इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 क्या पढ़ा, उसमें क्या था? धात्विक ऑक्साइड। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं, इसमें पूछा गया है। उसमें धातु, इसमें क्या है? अधात्विक। और उसमें क्या पूछा गया? क्षारीय। और इसमें क्या पूछा गया? अम्लीय। तो क्वेश्चन पूछा गया है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं। तो क्यों कहलाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड अम्लों के समान, किसके? अम्लों के समान क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। क्या करते हैं? अधात्विक ऑक्साइड अम्लों के समान क्षारों से क्रिया करके, क्या करके? क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड अम्लों के समान क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अतः अम्लों के समान व्यवहार करने के कारण इन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उन्हें अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? तो क्यों कहा जाता है? जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वे अम्लों के समान क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अतः अम्लों के समान व्यवहार के कारण इन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारों के समान अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। अतः क्षारों के समान व्यवहार करने के कारण इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक उसी का जस्ट उल्टा पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या पूछा गया? अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं? तो क्यों कहलाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड अम्लों के समान क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अतः अम्लों के समान व्यवहार करने के कारण इन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां समझ में आ गया होगा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें क्या पूछा गया है? अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्या पूछा गया? जो अम्ल होते हैं वे विद्युत का चालन क्यों करते हैं? तो विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्योंकि अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+, क्या पूछा गया? यानी H+ आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी हैं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो अगर आपको H+ कहीं पे दिखेगा तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या दिखेगा? अगर आपको कहीं पे H+ दिखेगा तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अगर इसकी जगह आपको OH- क्या OH- दिखेगा तो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? क्षार।
तो यही पूछा गया, अगर H+ कहीं दिखेगा तो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अगर OH- दिखेगा तो वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इसी प्रकार आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया था, अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं विद्युत का चालन क्यों करते हैं, क्योंकि अम्ल के विलयन में क्या होता है, क्योंकि अम्ल के विलयन में H+ आयन, कौन सा आयन, H+ आयन, क्योंकि अम्ल के विलयन में H+ आयन, कौन सा आयन, H+ आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए जो अम्ल होते हैं विद्युत का चालन करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि जो अम्ल का विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है, कैसा होता है, अम्ल होता है या क्षारीय होता है, अम्ल होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो H+ आयन देता है या उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं। इसीलिए जो विद्युत धारा होती है प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, जो अम्ल होते हैं विद्युत का चालन क्यों करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। उसमें क्या पूछा जा रहा है, अम्लों में हाइड्रोजन आयन कब उत्पन्न होते हैं। क्या पूछा गया है, जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन कब उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अम्लों को जल में घोलने पर विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, अम्लों को जब क्या होता है, जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl क्या है, यहाँ पर एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, एक प्रबल अम्ल है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब H2O जल से होती, किससे होती है, जल से होती है। तो कौन सा आयन, H3+O, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कैसा आयन, हाइड्रोनियम आयन, H3O+, इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो हमें प्राप्त होता है, और साथ में कौन सी, जो क्लोरीन, क्या होता है, क्लोरीन भी प्राप्त होता है। ये हमें कब प्राप्त होता है, हाइड्रोनियम आयन, जब अम्ल को जल में घोलने पर, किसको, अम्ल को जल में घोला जाता है तो हमें हाइड्रोनियम आयन H3O+ यानी हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे सेम इसी के जस्ट आगे का H3+O यानी हाइड्रोनियम आयन। जब इसकी क्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन। तब क्या होता है, जब इसके आगे क्रिया चलती है, इसके आगे जब क्रिया चलती है ये वाली, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है प्लस जल भी प्राप्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्लस जल भी प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, अम्लों में हाइड्रोजन आयन कब उत्पन्न होते हैं। तब हाइड्रोजन आयन कब उत्पन्न होते हैं, अम्लों को जल में घोलने पर विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। तो आप इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, अम्लों में हाइड्रोजन आयन कब उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उसमें क्या पूछा गया है, सार्वत्रिक सूचक क्या है, इसके क्या लाभ है। क्या पूछा गया, सार्वत्रिक सूचक क्या है, इसके क्या लाभ है। इससे पहले हम लोगों ने केवल क्या पढ़ा था, सूचक क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, तो सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की अम्लीय अथवा क्षारीय, किसकी, अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं। सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनेप्थलीन। जैसे लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थलीन। बट हमसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाए, सार्वत्रिक सूचक। क्या पूछा गया, सार्वत्रिक सूचक क्या है और इसके क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे केवल क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सूचक क्या है और इसके, सूचक क्या है, केवल पूछा गया था सूचक क्या है, हमसे केवल पूछा गया था सूचक क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि सार्वत्रिक सूचक क्या है और इसके क्या लाभ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों के मिश्रण होते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों के
मिश्रण होते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता की विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? सार्वत्रिक सूचक किसी दिए गए विलयन में, किसमें? किसी दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन सांद्रता की विभिन्न स्थितियों में रंग प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक सूचक से अम्ल अथवा क्षार की प्रबलता की जानकारी होती है। सार्वत्रिक सूचक से क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक से क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक से अम्ल अथवा क्षार की प्रबलता की जानकारी होती है। तो सार्वत्रिक सूचक क्या है और उसके क्या लाभ हैं? तो सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों के मिश्रण होते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी दिए गए विलयन में कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। सार्वत्रिक सूचक किसी दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की विभिन्न स्थितियों में क्या प्रदर्शित करने के लिए? रंग प्रदर्शित करने के लिए। क्या प्रदर्शित करने के लिए? रंग प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। और इसके क्या लाभ है? सार्वत्रिक सूचक से अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जानकारी होती है। तो सार्वत्रिक सूचक से हमें क्या लाभ है? सार्वत्रिक सूचक से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि जो यहाँ पे हमें दिया गया है अम्ल है कि क्षार है, जो हमें यहाँ पे विभिन्न स्थितियाँ दी गई हैं पदार्थों की, तो उससे हम जान सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। जबकि सूचक में क्या बताया गया था? उसमें केवल जो पदार्थ है वो अम्लीय या क्षारीय, केवल उसकी प्रकृति की जानकारी मिलती थी। किससे? सूचक से। केवल जो हमें पदार्थ दिया गया है वो पदार्थ क्या है? अम्लीय है या क्षारीय, उसकी केवल प्रकृति के संबंध में जानकारी हमें मिलती थी। किससे? सूचक से। बट जो सार्वत्रिक सूचक होता है उससे हमें क्या पता चलता है? सार्वत्रिक सूचक से हमें ये पता चलता है जो पदार्थ हमें दिया गया है वह अम्लीय या क्षारीय है, साथ ही उसके रंग का भी पता चलता है। साथ में क्या होता है? उसके रंग का भी पता चलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सार्वत्रिक सूचक क्या है और इसके क्या लाभ है, तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। पीएच पैमाना या मापक्रम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पीएच पैमाना या मापक्रम क्या है? तो पीएच पैमाना क्या होता है? तो इसका आंसर होगा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मापन के लिए प्रयुक्त पैमाना ही पीएच पैमाना कहलाता है। तो पीएच पैमाना या मापक्रम क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मापन के लिए, किसके, कौन से आयन के लिए? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मापन के लिए प्रयुक्त पैमाना ही पीएच पैमाना कहलाता है। तो पीएच पैमाने का क्या काम होता है? अगर हमें किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन दिया गया है उसकी क्या मापना, उसकी सांद्रता मापना हो, कंसंटेंसी मापना हो, तो जो उसके लिए हम पैमाना प्रयुक्त करते हैं उस पैमाने को क्या कहा जाता है? उस पैमाने को पीएच पैमाना या मापक्रम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था पीएच पैमाना या मापक्रम क्या है? तो पीएच पैमाना क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के मापन के लिए प्रयुक्त पैमाना ही पीएच पैमाना कहलाता है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा गया है पीएच पैमाना या मापक्रम क्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। उसमें क्या पूछा गया है? अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन क्या है? क्या पूछा गया है? अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या है? तो अम्ल वर्षा क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? जब वर्षा जल का पीएच मान, किसका? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 यानी 5.6 से क्या होगा? कम होगा।
क्या होगा जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा? तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अम्ल वर्षा क्या होती है, अगर आपको ऑप्शन में 5.6 या 6.5, 6.1 या 6.4 को इतने ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अम्ल वर्षा क्या होती, तो अम्ल वर्षा क्या होती है, हमें केवल क्या याद रखना है, जब कितना, केवल 5.6, कितना 5.6। अगर आपको ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में A B C D या किसी में भी 5.6 का ऑप्शन दिखता है तो आपको केवल किस पे टिक मारना है, 5.6 से, सॉरी किस पे, 5.6 पर, किस पे, 5.6 पर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होती है? तो अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा क्या होती है जब वर्षा जल का पीएच मान कितना हो, जब वर्षा जल का पीएच मान कितने से कितना कम हो, 5.6 से कम होता है, कितना होता है, 5.6 से कम होता है, तो ये अम्ल वर्षा एसिड रेन कहलाती है। हमें केवल क्या याद रखना है, अगर हमें ऑप्शन में 5.6 मिलता है तो हमें केवल उस पर टिक करना है। अगर हमसे क्वेश्चन में केवल क्या पूछा गया, अम्ल वर्षा क्या होती है, तो अम्ल वर्षा क्या होती है, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कितना हो, कम होता है, तो ये अम्ल वर्षा कहलाती है। अब हम चलते अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। उसमें क्या पूछा गया है, क्या होता है जब अम्ल वर्षा नदियों में बह जाती है? क्या होता है जब अम्ल वर्षा नदियों में बह जाती है? तो अम्ल वर्षा क्या होती है, यदि वर्षा का जल का जो पीएच मान है कितना हो, 5.6 से कम हो, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो अम्ल वर्षा होती है अगर नदियों में बह जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, जब अम्ल वर्षा नदियों में बह जाती है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। क्या होता है, जब जब अम्ल वर्षा, कौन सी वर्षा, अम्ल वर्षा नदियों में बह जाती है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। क्या होता है, तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जल में रहने वाले प्राणियों का जीवन कठिन हो जाता है। क्या होता है, जल में रहने वाले प्राणियों का जीवन क्या हो जाता है, उनका रहना कठिन हो जाता है उस जल के अंदर। क्यों रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो इसमें अम्ल वर्षा होती है, अगर अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से, यदि जो वर्षा का जल उसमें नदी में गया है अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, और हम जानते हैं यदि वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम है तो वो वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है, वो वर्षा अम्ल वर्षा एसिड रेन कहलाती है। कौन सी वर्षा, अम्ल वर्षा एसिड रेन कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, क्या होता है जब अम्ल वर्षा नदियों में बह जाती है? क्या होगा, जब अम्ल वर्षा नदियों में बह जाती है तो नदी के जल का पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जल में रहने वाले प्राणियों का जीवन कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, जीवन कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, क्या होगा जब अम्ल वर्षा नदियों में बह जाएगी? तो क्या होगा जब अम्ल वर्षा नदियों में बह जाएगी, तो जो नदी का जल होगा उसका पीएच मान कम हो जाएगा और जो उसमें रहने वाले प्राणी हैं उनका जीवन भी क्या होगा, कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उसमें क्या पूछा गया है, अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान 7 से कम क्यों होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो अमाशय में रस उत्पन्न होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम क्यों होता है? तो क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। जो हमारे बॉडी में जो अमाशय वाला पार्ट है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जिससे अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? इसीलिए अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान 7 से कम क्यों होता है? क्योंकि अमाशय में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, अमाशय में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न होता है जिससे अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जो अमाशय में उत्पन्न रस है उनका पीएच मान 7 से कम क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न होता है, इसीलिए अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? ऐसे दो क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हों। क्या लिखना है? ऐसे दो क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हों। तो इसका आंसर क्या होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH प्रबल क्षार है। तो NaOH क्या एक प्रबल क्षार है। तो NaOH क्या एक प्रबल क्षार है तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ऐसे क्षारक हैं जो क्षार भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे क्षारक हैं जो क्षार भी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षारक भी हैं। तो आंसर क्या होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे क्षारक हैं जो क्षार भी कहलाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे दो क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हैं, तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे क्षारक हैं जो क्षार भी हो सकते हैं या क्षार भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दे सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। उसमें क्या पूछा गया है? अब आपाचन के दौरान, किसके दौरान? आपाचन के दौरान क्या होता है? हम इससे बचाव किस प्रकार कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है आपाचन के दौरान क्या होता है। उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हम इससे बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपाचन के दौरान क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपाचन के दौरान अमाशय अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। और कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा? HCl, कौन सा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो आपाचन के दौरान क्या होता है? आपाचन के दौरान अमाशय अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे पेट दर्द तथा अन्य कष्ट होते हैं। क्या होता है? जिससे पेट दर्द तथा अन्य कष्ट होते हैं। आपाचन से बचाव के लिए हमें प्रति अम्लों का प्रयोग करना चाहिए। किसका? प्रति अम्लों का प्रयोग करना चाहिए। और प्रति अम्ल क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। प्रति अम्ल क्या होते हैं? उसका आंसर क्या था? अम्लीयता से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि के रूप में दिया जाने वाला पदार्थ प्रति अम्ल या एंटी एसिड कहलाता है। जैसे उसके एग्जाम्पल थे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन क्या है? आपाचन के दौरान क्या होता है? हम इससे बचाव किस प्रकार कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? आपाचन के दौरान अमाशय अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। और कौन सा अम्ल होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो HCl क्या होता है? HCl एक प्रबल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? HCl एक प्रबल अम्ल होता है जिससे पेट दर्द तथा अन्य कष्ट होते हैं। आपाचन से बचाव के लिए हमें प्रति अम्लों यानी एंटीसाइड का उपयोग करना चाहिए। और एंटीसाइड क्या होते हैं? जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं अम्लता से, उन्हें औषधि के रूप में दिया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछा गया है आपाचन के दौरान क्या होता है, हम इससे किस प्रकार बचाव कर सकते हैं,
तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या पूछा गया है? NaHCO3 क्या है? NaHCO3 का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा गया है जो NaHCO3 होता है, जो उसका जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि NaHCO3 जल में घोले जाने पर, किस में घोला जाता है? जब NaHCO3 को जल में घोले जाने पर ये कौन सा आयन देता है? H+ आयन। यानी H+ आयन क्या होता है? अम्ल होता है। H+ आयन क्या होता है? अम्ल देता है। इसीलिए NaH का जो जलीय विलयन होता है उसे अम्लीय जलीय विलयन कहा जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, जो NaHCO3 का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जब NaHCO3 को जल में घोला जाता है तब ये H+ आयन देता है। इसीलिए जो NaHCO3 का जलीय विलयन होता है उसे अम्लीय विलयन कहा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि NaHCO3 का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। उसमें क्या पूछा गया है? दंतवल्क क्या है? दंतवल्क क्या है? तो दंतवल्क क्या होते हैं? यानी जो हमारे दंतवल्क यानी दांत, टीथ। तो दंतवल्क क्या होते हैं? दंतवल्क शरीर का कठोरतम पदार्थ है। तो जो दंतवल्क होते हैं क्या होते हैं? शरीर का कठोरतम पदार्थ हैं जो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट। किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया था? दंतवल्क क्या होते हैं? तो दंतवल्क क्या होते हैं? दंतवल्क शरीर का कठोरतम पदार्थ है जो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। किससे? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। और कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3। क्या होता है? Ca3 ब्रैकेट में PO4। क्या होता है? PO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PO4 का होल ट्वाइस। तो जो कैल्शियम फास्फेट होता है उसका सूत्र होता है Ca3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र होता है? कैल्शियम फास्फेट। तो जो हमारे दांत होते हैं किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया था? दंतवल्क क्या? तो दंतवल्क क्या होते हैं? दंतवल्क शरीर का कठोरतम पदार्थ। कैसा पदार्थ है? कठोरतम पदार्थ है जो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। और कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस। Ca3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था दंतवल्क क्या होते हैं? तो दंतवल्क क्या होते हैं? ये शरीर का कठोरतम पदार्थ होते हैं जो कि कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। और कैल्शियम फास्फेट का सूत्र Ca3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। उसमें क्या पूछा गया है? चॉकलेट तथा मीठा खाने से मुंह में pH स्तर 5.5 से कम क्यों हो जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चॉकलेट तथा मीठा खाने से मुंह में pH स्तर 5.5 कितना? 5.5 से कम क्यों हो जाता है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि 5.6 क्या होता है? 5.6 क्या होता है? 5.6 क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है। 5.6 क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। 5.6 क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। और क्वेश्चन नंबर हमसे 21 में क्या पूछा गया है? चॉकलेट तथा मीठा खाने से मुंह में pH स्तर, जो pH स्तर होता है हमारे मुंह के अंदर 5.5 से कम क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? चॉकलेट तथा मीठा खाने पर मुंह में शकरा शेष रह जाते। शकरा यानी शक्कर, जो मीठापन होता है हमारे मुंह में शेष रह जाता है, जिसके बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से, किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न अम्ल मुंह में pH का स्तर
5 से कम कर देते हैं। किसके कारण 5.5 जो pH स्तर होता है कम हो जाता है? किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो अपघटन करके हमारे मुंह में क्या कर देता है? अम्ल उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण जो pH मान 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, चॉकलेट तथा मीठा खाने से मुंह में pH स्तर 5.5 से कम क्यों हो जाता है? क्योंकि चॉकलेट तथा मीठा खाने पर मुंह में शकरा शेष रह जाती है, जिससे बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न अम्ल मुंह में pH का स्तर 5.5 से कम कर देते हैं। तो इस प्रकार आप जो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, चॉकलेट तथा मीठा खाने से मुंह में pH स्तर होता है 5.5 से कम क्यों हो जाता है? तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, वो उन क्वेश्चनों को मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय।